हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन पर चर्चा करेंगे। द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज derived फ्रॉम द वर्ड कॉन्स्टिट्यूट which means to make or establish। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ है बनाना या स्थापित करना। Therefore, constitution is the law which establishes the legal system of a state। संविधान वह विधि है जो किसी राज्य की विधिक व्यवस्था को स्थापित करती है। इट इज द लॉ अकॉर्डिंग टू विच ए स्टेट इज गवर्न्ड। यह वह विधि है जिसके अनुसार किसी राज्य को शासित किया जाता है। अर्थात संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन किसी राज्य की विधिक व्यवस्था को जन्म देता है और ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट की जो विधिक व्यवस्था है वो किस तरीके से चलाई जाएगी। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, संविधान उपबंधित करता है। क्या क्या उपबंधित करता है? इट प्रोवाइड्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेन पावर इन द स्टेट। संविधान किसी राज्य में जो संप्रभु शक्ति है उसके डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण और उसके प्रयोग के संबंध में उपबंध करता है। सॉवरेन से क्या तात्पर्य है? सॉवरेन मीन्स सॉवरेनिटी मीन्स द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर इन द स्टेट विच इज फ्री फ्रॉम एनी इंटरनल और एक्सटर्नल कंट्रोल। संप्रभुता से तात्पर्य राज्य की सर्वोच्च शक्ति से है और जो कि किसी आंतरिक या बाह्य नियंत्रण से पूर्णतः स्वतंत्र है। तो संविधान ये बताता है कि किसी स्टेट में सॉवरेनिटी कहां पे लाई करेगी, किन लोगों में सॉवरेनिटी लाई करेगी। और उसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि ये सॉवरेन पावर किस तरीके से एक्सरसाइज की जाएगी, इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा और ये सॉवरेन पावर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी। जो संप्रभु शक्ति है वो कहां कहां विभाजित होगी, किन किन लोगों में बटी होगी, कौन कौन लोग उस सॉवरेन पावर को एक्सरसाइज करेंगे, ये सब संविधान बताता है। उसके साथ साथ ही इट प्रोवाइड्स फॉर द कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। संविधान सरकार के विभिन्न अंगों के कंपोजिशन को बताता है कि सरकार के विभिन्न अंग किस तरीके से निर्मित होंगे, किस तरीके से बनेंगे, कौन कौन लोगों से मिलकर बनेंगे। जैसे सरकार के 3 मेन ऑर्गन्स बताए जाते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो संविधान ये बताता है कि लेजिस्लेचर या विधायिका का गठन कैसे होगा, एग्जीक्यूटिव किस तरीके से बनेगी और जुडिशरी किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होगी। और ये गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं इनकी पावर्स क्या होंगी, मतलब लेजिस्लेचर में कौन कौन सी शक्तियां निहित होंगी, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन सी शक्तियां निहित होंगी और जुडिशरी कौन कौन सी पावर्स को एक्सरसाइज करेगी। और साथ साथ ये उन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में के सरकार के विभिन्न अंगों के फंक्शंस अर्थात कार्यों को भी बताता है। तो ये बताता है कि सरकार के विभिन्न अंग किस तरीके से बनेंगे, उनमें क्या क्या शक्तियां होंगी और उन शक्तियों का प्रयोग वो कैसे करेंगे और उनके क्या कार्य होंगे, ये भी संविधान बताता है। साथ ही साथ संविधान बताता है इंटर रिलेशन बिटवीन दीज ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। संविधान हमको ये भी बताता है कि ये सरकार के जो विभिन्न अंग हैं इनके बीच में आपसी संबंध कैसे होंगे, क्या होंगे। जैसे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का रिलेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का रिलेशन, लेजिस्लेचर और जुडिशरी का रिलेशन। तो ये जो गवर्नमेंट के वेरियस ऑर्गन्स हैं उनमें क्या इंटर रिलेशन होंगे, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन बताता है रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। साथ ही साथ संविधान व्यक्तियों और सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में जो संबंध है उसको भी बताता है। अर्थात जो सरकार के विभिन्न अंग हैं वो किस तरीके से काम करेंगे, वो व्यक्तियों को किस तरीके से प्रभावित करेंगे और वो व्यक्तियों को किस तरीके से नियंत्रित करेंगे। और इन केस सरकार के ये विभिन्न अंग व्यक्तियों के अधिकारों का हनन करते हैं तो क्या होगा, व्यक्तियों को, नागरिकों को या अन्य व्यक्तियों को, किसी राज्य में रहने वाले अन्य व्यक्तियों को इन ऑर्गन्स के अगेंस्ट क्या क्या प्रोटेक्शंस अवेलेबल होंगे, इसकी भी चर्चा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं जो कि इंडिविजुअल्स को अवेलेबल है अगेंस्ट ए स्टेट के अगेंस्ट। अर्थात स्टेट जो कि आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है, तो स्टेट
व्यक्तियों के उन अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है जो कि फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में बताए गए हैं। तो संविधान व्यक्तियों के अधिकारों को भी बताता है। तो इस तरीके से संविधान हमें बताता है कि जो स्टेट की सॉवरेन पावर होगी वो किन लोगों में वेस्ट होगी, उनको एक्सरसाइज कैसे किया जाएगा, और इस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए जो वेरियस ऑर्गन्स स्टैब्लिश किए जाएंगे गवर्नमेंट के, उनका कंपोजिशन कैसे होगा, उनकी पावर्स क्या होंगी, वो अपने फंक्शंस को किस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, इन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में आपस में क्या रिलेशन होगा और इनका राज्य की जनता के साथ क्या रिलेशन होगा, इसको भी संविधान बताता है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधानों के वर्गीकरण में बात करेंगे कि संविधान के कौन कौन से मुख्य प्रकार होते हैं। तो संविधान को 3 अलग अलग ग्राउंड्स पर क्लासिफाई किया जाता है, जिनमें से पहला है इनैक्टेड और एंड इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन, अधिनियमित एवं विस्तृत संविधान। इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ए कॉन्स्टिट्यूशन which has been enacted by the particular legislative body at a particular time। अधिनियमित संविधान से तात्पर्य है वह संविधान जिसको किसी संविधान निर्मात्री सभा ने या किसी विधायी संस्था ने एक निश्चित समय पर बना के तैयार किया है, वो संविधान अधिनियमित संविधान कहलाता है। मतलब जो लेजिस्लेटिव बॉडीज द्वारा पर्टिकुलर टाइम पे इनैक्ट किया गया है, अधिनियमित किया गया है, मतलब जैसे कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत जिसको बनाया गया है उसको कहते हैं हम इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन या अधिनियमित संविधान है, जिसको एक विशेष समय पर संविधान निर्मात्री सभा द्वारा बनाया गया, तो ये इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा काइंड है कॉन्स्टिट्यूशन का इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन या विकसित संविधान। इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ए कॉन्स्टिट्यूशन which has not been made at a particular time but which is the result of a long term progress in the legal system of a particular state। तो जो विकसित संविधान है वो किसी निश्चित समय पर लोगों द्वारा नहीं बनाया जाता है, बल्कि ये विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। किसी राज्य की विधिक व्यवस्था जिस तरीके से लंबे समय में विकसित होती आई है उसके आधार पर जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इवॉल्व होते हैं उनका कलेक्शन संविधान का पार्ट होता है, तो उसको हम इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन या विकसित संविधान कहते हैं। तो जो इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें प्रथाओं का और जुडिशियल डिसीजंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो प्रथाओं के माध्यम से विकसित होते हैं और समय समय पर जो जुडिशरी द्वारा डिसीजन दिए जाते हैं उसके द्वारा वो डेवलप होते हैं, उनको किसी पर्टिकुलर टाइम पे नहीं बनाया गया होता है। जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे लोगों ने बैठ के ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा नहीं है, बल्कि वो समय के साथ विकसित होता गया परंपराओं एवं न्यायिक निर्णयों के माध्यम से। कॉन्स्टिट्यूशन के क्लासिफिकेशन का दूसरा ग्राउंड है रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित एवं अलिखित संविधान। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स if the most of the provisions of a constitution are in written form, it is called as written constitution। यदि किसी संविधान के अधिकतर उपबंध लिखित रूप में है तो उसको हम लिखित संविधान कहते हैं। और अलिखित संविधान if most of the provisions of the constitution are in unwritten form, it is called as unwritten constitution or या अलिखित संविधान कहते हैं। यदि किसी संविधान के अधिकतर उपबंध अलिखित रूप में है, मतलब वो किसी लिखित रूप में नहीं है बल्कि वो परंपराओं एवं न्यायिक निर्णयों के माध्यम से प्रचलित हैं और विधि के अनुसार विधि की तरह ही वो मान्यता प्राप्त हैं, तो उनको हम अलिखित संविधान कहते हैं। तो जो अलिखित संविधान होता है उसमें संविधान के उपबंध किसी एक जगह पर लिखे हुए रूप में नहीं होते हैं, बल्कि ये बिखरे हुए होते हैं और अनरिटन फॉर्म में होते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि कोई भी संविधान ना तो पूर्णतः लिखित होता है ना ही पूर्णतः अलिखित होता है। नो कॉन्स्टिट्यूशन इज होली रिटन आर इन अनरिटन फॉर्म। किसी भी संविधान में ना तो सारी बातें लिखित रूप में ही होती हैं ना अलिखित रूप में होती हैं। इवन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सी बातें परंपराओं एवं जुडिशियल डिसीजंस में निहित होती हैं, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस में निहित होती हैं। और
अलिखित संविधान में भी बहुत सी बातों को अलग अलग एक्ट्स के माध्यम से या अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगहों पर लिख दिया गया होता है। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन होली रिटन या अनरिटन नहीं होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन तब कहलाता है जब ज्यादातर बातें लिखित रूप में है। मतलब अगर कोई एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब उस स्टेट के का जो लीगल सिस्टम है उसके एस्टेब्लिशमेंट, पावर एंड फंक्शंस के एक्सरसाइज से रिलेटेड बातों को अगर एक जगह पे लिख दिया गया है तो उसको हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि सारी बातें वहां पे लिख दी गई हैं। जैसे लेजिस्लेचर कैसे बनेगी, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होगा, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होंगी, लोगों के फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, इन सभी को एक जगह पे लिख दिया गया तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिख ही दी गई। कुछ बातें हमारे संविधान में भी कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस के रूप में है, संवैधानिक परंपराओं के रूप में। जैसे हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वो एक संवैधानिक परंपरा पर आधारित है। और वो संवैधानिक परंपरा क्या है? वो संवैधानिक परंपरा है कि जब आम चुनाव होते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस के बाद राष्ट्रपति जो बहुमत प्राप्त दल होता है उसके नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाता है। तो जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है उसी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, ये संवैधानिक परंपरा के द्वारा विकसित हुआ है। तो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशंस के रूप में अनरिटन फॉर्म में हो सकती हैं, और एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चीजें लिखित रूप में हो सकती हैं। जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे मैग्ना कार्टा है वो लिखित फॉर्म में है, या जहां पे लोगों के अधिकारों को बता दिया गया है। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चीजें लिखित रूप में होती हैं, अलग अलग जगहों पर पाई जाती हैं, लेकिन हाँ वहां पे कोई एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता होता है जिसको हम कह सकें ये पर्टिकुलर रिटन डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो लिखित संविधान में एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होता है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में रिफर कर दिया जाता है, जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटरी फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का कोडिफिकेशन नहीं होता। तीसरा क्लासिफिकेशन है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर एवं लचीला संविधान। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम अनमनीय संविधान भी बोलते हैं, कठोर संविधान को ही हम अनमनीय संविधान बोलते हैं। अनमनीय संविधान का मतलब जो झुकता ना हो, ठीक, मतलब जिसमें परिवर्तन करना कठिन हो। और नमनीय संविधान या लचीले संविधान से तात्पर्य है कि वो संविधान जो कि झुक सकता हो या जिसमें परिवर्तन आसानी से हो सकता है। तो इफ द अमेंडमेंट प्रोसेस इन ए कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी टफ, इट इज कॉल्ड एज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है तो हम उसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जैसे अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इसका एग्जांपल है, या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। वो क्या है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे संशोधन प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन या लचीला संविधान वो है जो कि जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही आसान हो, जिसको बहुत आसानी से संशोधित किया जा सके। जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत जटिल नहीं है तो हम उसको लचीला संविधान कहते हैं। अगर हम बात करें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक मिक्सचर है, एक ब्लेंड है फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का। हमारा संविधान रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का एक यूनिक ब्लेंड है। यहाँ पर कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय करने का प्रयास किया गया है, और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के 3 अलग प्रोसीजर्स। एक प्रोसीजर है जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को, हालांकि उनकी संख्या कम है, जिनको सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड किया जा सकता है। मतलब जैसे कोई सामान्य विधेयक पारित किया जाता है उसी प्रक्रिया के अंतर्गत संविधान का संशोधन किया जा सकता है, उन प्रोविजंस को संशोधित किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल किसी स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्टेट आर इन alteration in the boundaries of a state or alteration in the name of the states may be done by simple majority.
आर्टिकल 4 ये प्रोवाइड करता है, अनुच्छेद 4 ये बताता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत अगर किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, उसकी या नए स्टेट को बनाना है, तो इसको साधारण बहुमत के माध्यम से बनाया जा सकता है। या इसी तरीके से आर्टिकल 169 ये प्रोवाइड करता है कि अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना है या अबोलिश करना है, विधान परिषद का गठन करना है या उसको समाप्त करना है, तो इसको भी सिंपल मेजॉरिटी के माध्यम से किया जा सकता है। तो ये एक आसान सी प्रक्रिया है। इसके अलावा जब आर्टिकल 368 में हम प्रोसीजर देखते हैं अमेंडमेंट का, तो आर्टिकल 368 में 2 प्रोसीजर बताए गए हैं अमेंडमेंट का। पहला तरीका है अमेंडमेंट विद सिंपल स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी मीन्स the total majority of all the members and 2/3 majority of the members present and voting। विशेष बहुमत से संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। विशेष बहुमत का मतलब यह है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत और साथ ही साथ उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले लोगों का 2/3 बहुमत, ये कहलाता है विशेष बहुमत। तो संविधान के अधिकतर उपबंधों में विशेष बहुमत से संशोधन किया जाता है, लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनमें कि स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाई हाफ ऑफ स्टेट्स होना चाहिए। मतलब स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, अर्थात उस सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत होना चाहिए और साथ ही साथ उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले लोगों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। और जब इस तरीके से ये विशेष बहुमत से पारित हो जाता है तो उसको सभी राज्यों को भेजा जाता है और उन राज्यों के विधान मंडलों द्वारा उसको रेटिफाई करवाना होता है, अर्थात उनका समर्थन प्राप्त करना होता है। और हाफ ऑफ स्टेट्स अगर इसको रेटिफाई कर देते हैं तब उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाता है। अगर ये रेटिफिकेशन हाफ ऑफ स्टेट्स के माध्यम से नहीं हो पाया तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास नहीं माना जाता है। तो ये अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। तो जो हमारे देश के संवैधानिक संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले जो उपबंध हैं उनको अनुच्छेद 368 के 2 के अंतर्गत रखा गया है, गिना दिया गया है। और उनमें अगर संशोधन की करना है तो उनमें स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाई हाफ ऑफ स्टेट्स होना चाहिए। तो इस तरीके से जो हमारा संविधान है उसमें हमने रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को मिक्स करने का प्रयास किया है और कठोरता एवं नमनीयता के मध्य एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। तो अपने लेक्चर को हम आज के लेक्चर को यहीं कंक्लूड करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए।